नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं तत्व यौगिक और मिश्रण वाला चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। यदि वो कोई भी एग्ज़ाम ले लो, वनरक्षक, वनपाल, पटवार, रिट, आरएएस, सभी में ये चैप्टर है और सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं तत्व यौगिक मिश्रण। देखिए, तत्व यौगिक मिश्रण में पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले इसमें एक तो आपको अणु और परमाणु के बारे में इस चैप्टर में जानना होता है। दूसरा, द्रव्य के बारे में यानी पदार्थ के बारे में जानकारी लेनी होती है इस चैप्टर में। तीसरा, तत्व यौगिक और मिश्रण, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। अपन शुरुआत करते हैं अणु और परमाणु से। तो देखिए, परमाणु जिसे अपन बोलते हैं एटम। परमाणु की अपन बात करें तो सबसे पहले डाल्टन ने इसकी खोज की तथा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की तथा परमाणु सिद्धांत दिया। यानी परमाणु सिद्धांत भी किसने दिया? डाल्टन ने दिया। तो अपन देखते हैं कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने क्या क्या बताई तथा आधुनिक सिद्धांत और डाल्टन के सिद्धांत में क्या अंतर है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहले डाल्टन ने कहा, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे अपन कहते हैं परमाणु। यानी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जाता है, यानी जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, है, उसे अपन कहते हैं परमाणु। उसे परमाणु कहा जाता है। लेकिन आधुनिक जो परिभाषा है उसके अनुसार अपन परमाणु को तोड़ भी सकते हैं, आगे विभाजित भी कर सकते हैं। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। यानी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे अपन बोलते हैं परमाणु। लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है उसके अनुसार अपन परमाणु को आगे विभाजित भी कर सकते हैं। दूसरा, इसने कहा कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे अपन कहते हैं अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु
आपस में रासायनिक क्रिया कर रासायनिक अभिक्रिया कर बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, उसे अणु कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अणु। जैसे मान लो एक परमाणु ए है, दूसरा परमाणु बी है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया कर एक बड़े परमाणु का निर्माण, ये बड़े भाग का निर्माण करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अणु। यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर ही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं अपन अणु। अब इसमें देखिए, परमाणु का मुक्त अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं है। यानी जो आपका परमाणु है, परमाणु का मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यानी परमाणु का मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि आपका अणु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन अणु का मुक्त अवस्था में अस्तित्व संभव है। लेकिन जो अक्रिय गैसें होती है, या 18वां वर्ग या 0 ग्रुप के तत्व, वो आपके परमाणुीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। इसका अपवाद है आपके अक्रिय गैसें, यानी 0 ग्रुप के तत्व, जो कि आपके पाई जाती है परमाणु के रूप में। परमाणु के रूप में, यानी परमाणु का मुक्त अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं है, फिर भी अक्रिय गैसें परमाणु के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन अणु का मुक्त अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में केवल आपके परमाणु भाग लेते हैं, न कि अणु। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। परमाणु भाग लेते हैं, न कि अणु। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो परमाणुओं के मध्य होती हैं, यानी आपके परमाणुओं के मध्य होती है, न कि अणुओं के मध्य। फिर इसके अंदर एक और बात कही गई है डाल्टन के द्वारा, वो है आपके रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का निर्माण न तो किया जा सकता है, न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु का निर्माण किया जा सकता है,
परमाणु का निर्माण किया जा सकता है और न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर न तो परमाणु का निर्माण होता है न ही परमाणु नष्ट होता है। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में, जो रिएक्टर के अंदर होती है नाभिकीय अभिक्रिया, अभिक्रिया में परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। ये तो डाल्टन ने कुछ बातें बताई और उसका जो आधुनिक रूप था वो भी मैंने आपको साथ में बताया है। उसके बाद परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, यानी परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर 3 कण उपस्थित होते हैं, 3 कण पाए जाते हैं। जिन्हें अपन मूलभूत कण कहते हैं, जिन्हें मूलभूत कण कहा जाता है। मूलभूत कण जो कि है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। एक ऐसा आवर्त सारणी में तत्व है जिसमें सभी मूलभूत कण उपस्थित नहीं हैं, यानी इसका जो अपवाद है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। यानी आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन अनुपस्थित है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये एकमात्र अपवाद है आवर्त सारणी में जिसमें तीनों कण उपस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं परमाणु मॉडल कुछ लोगों ने दिए थे, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले परमाणु प्रतिरूप आपके दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल दिया था जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। आपको पूछा जा सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल किसने दिया, तो आप बताएंगे जे थॉमसन ने। उसके बाद आपका आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसने एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा एक मॉडल दिया था जिसे अपन कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद में जो सर्वमान्य परमाणु मॉडल है वो दिया था नील्स बोर ने। यानी जो सर्वमान्य परमाणु मॉडल है वो दिया था नील्स बोर ने, जबकि सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था
किसने? जे थॉमसन ने, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने एल्फा प्रकीर्ण प्रयोग द्वारा एक मॉडल दिया था जिसे अपन कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और उसमें एल्फा प्रकीर्ण प्रयोग का द्वारा इस मॉडल को प्रस्तुत किया। उसके बाद में नील्स बोर आता है जो सर्वमान्य परमाणु मॉडल प्रस्तुत करता है। इसके बाद अपन देखते हैं परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में। देखिए, परमाणु के मध्य एक नाभिक होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यानी ये तो हो गए आपके नाभिक, जिसकी खोज की थी आपके रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, जिसके अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित हैं। इस नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, उसे अपन बोलते हैं कक्ष या कोष, या अपन इसको कह सकते हैं ऊर्जा स्तर। यानी परमाणु के मध्य न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक, तथा जिसे अपन कहते हैं नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो तथा इलेक्ट्रॉन वहां चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में, उसे अपन कहते हैं कक्ष, कोष या ऊर्जा स्तर। देखिए, नाभिक का जो आवेश है इसको अपन बाद में देखते हैं। अभी देखिए, इसके अंदर 3 मूलभूत कण हैं आपके। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया आपके प्रोटॉन, और तीसरा हो गया आपके न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, यानी इसकी खोज आपकी की है थॉमसन ने। एक प्रयोग का नाम आता है कैथोड रे प्रयोग। उस आधार पर जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसके बाद इसका नाम है वो दिया था आपके स्टोनी ने। एक वैज्ञानिक का नाम आता है स्टोनी, वो इलेक्ट्रॉन का नामकरण करता है। यानी जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसके बाद स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था। उसके बाद बात आती है आवेश की। तो एक वैज्ञानिक है मिलिकन, जिसने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पता लगाया था। वैज्ञानिक का नाम है मिलिकन, और आवेश है आपके 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये है आवेश किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उसके बाद जो मिलिकन है इसका एक प्रयोग था तेल बूंद प्रयोग, जिसके आधार पर इसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की। उसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान की, यानी इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है या इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻21 kg। इसको अपन ग्राम में लिखे तो इसको इंटू 1000 करके लिख सकते हैं, यानी इसको अपन ग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से गुणा करोगे तो ये पावर की 28 आ जाएगी, और यहाँ जो आपकी इकाई होगी वो ग्राम में चेंज हो जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻21 kg। उसके बाद अपन बात करते हैं
प्रोटॉन की, यानी ये आपका प्रोटॉन। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। जिसको P से दर्शाया जाता है, जिसकी खोज की थी आपके गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की तथा इसका आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है? प्रोटॉन का आवेश है। फिर इसकी बात करें अपन द्रव्यमान या मास की, तो वो है आपके 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जिसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज की जिस पर आवेश उपस्थित नहीं होता है, यानी शून्य आवेश। इसलिए अपन कहते हैं जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन है। ठीक है। और उसके बाद इसकी बात आती है द्रव्यमान की। ये स्लाइटली भारा है, किससे? प्रोटॉन से स्लाइटली इसमें भार ज़्यादा होता है। 1.678 इंटू 10⁻⁻27 kg। यदि मैं इन तीनों का घटता हुआ क्रम लिखूं भार का, तो सबसे भारी है न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ये है द्रव्यमान का घटता हुआ क्रम। अब देखिए, इन तीनों को देखकर आपको पूछा जाए नाभिक का आवेश, यानी नाभिक का जो आवेश होता है वो होता है धनावेश। यानी न्यूट्रॉन तो उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन प्रोटॉन का आवेश क्या है? धनात्मक है। तो आप कहोगे नाभिक का आवेश पूछा जाए आपसे, नाभिक का आवेश होता है, तो आप कहोगे धनावेशित होता है नाभिक। जबकि कक्षा या कोश का आवेश वो होता है ऋणावेशित। ऋणावेशित यानी कक्षा या कोश में क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? ऋणात्मक। तो आप कहोगे कक्षा का आवेश ऋणायन। और आपके नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब अपन देखते हैं जो आपके परमाणु है उसको प्रदर्शित करने का तरीका, यानी परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका। देखो, कोई भी परमाणु है, मान लो एक परमाणु है X, जिसका परमाणु क्रमांक है Z और परमाणु भार है A। यानी जो आपका परमाणु क्रमांक होगा वो उसको तो लिखना यहाँ, परमाणु भार को या द्रव्यमान संख्या को लिखना ऊपर। ये A को अपन बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, जबकि Z को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। परमाणु भार A को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं, जबकि Z को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखो, दो तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो किसी भी परमाणु में, यानी कोई भी परमाणु होगा
उसमें जितने परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या वो होगी आपके परमाणु क्रमांक के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती हैं। ये हो गए आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होती हैं, यानी Z बराबर P, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। दूसरा है यानी किसी भी परमाणु न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या का योग, क्या कहलाता है आपके द्रव्यमान संख्या। यानी किसी परमाणु का न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या है द्रव्यमान संख्या? Z बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ये आपके हो जाएगा ए, यानी द्रव्यमान संख्या ए वो होगी आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तीसरा, किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी किसी उदासीन परमाणु में जो आपके जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन विशेष बात, परमाणु क्या होना चाहिए? उदासीन। तो फिर अपन इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, जिसमें देखो जो सल्फर है उसका परमाणु क्रमांक तो है आपके 16, लेकिन परमाणु भार कितना है? 32। मान लो एक और चीज लिखनी है, किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, यानी उदासीन परमाणु में, ये मिटा के लिखते हैं, यानी किसी भी उदासीन परमाणु में, कोई भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या उत्पन्न होगा? ऋणावेश उत्पन्न होगा। ऋणावेश उत्पन्न होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन निकालने पर या इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या उत्पन्न होगा? उसके अंदर धनावेश उत्पन्न होता है। यानी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आपके ऋणावेश उत्पन्न होगा, जबकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसके अंदर धनावेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणावेश, जबकि इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश उत्पन्न होगा। अब देखो इसके अंदर -2, यानी आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। फिर आपसे पूछा जाए इसके अंदर परमाणु क्रमांक Z, ये परमाणु भार, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये आपको ये बतानी है। सबसे पहले Z, यानी यहाँ होता है Z, यहाँ होता है A, परमाणु भार A, तो आपका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 16, परमाणु भार 32। अब देखिए जो आपके Z है वही है आपका P,
यानी जेड जितना होगा पी भी उतना ही होगा। जेड है 16 तो पी भी 16। न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए ए बराबर एन प्लस पी। यदि मैं यहाँ ए की जगह रख दूँ कितना 16 और पी की जगह भी ए की जगह 32, यानी आपका परमाणु भार कितना है 32, जबकि पी का मान है 16। इसको यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 32 माइनस 16 कितना होता है 16, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16। अब देखो किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक प्रोटॉन के बराबर, ये होगी प्रोटॉन के बराबर, लेकिन अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। और अपन देखते हैं इसमें देखिए हाइड्रोजन के 3, यानी एक और मैं यहाँ सेंटेंस लिख सकता हूँ, किसी भी तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं। यानी कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व ले लो, उसके अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, या तो अपन ये कह सकते हैं कि उसका जो जितने भी परमाणु होंगे वो समान उपस्थित होंगे, लेकिन समस्थानिक के रूप में, यानी समस्थानिक के रूप में भिन्न हो सकते हैं। यानी किसी भी तत्व के अंदर जो आपके परमाणु उपस्थित है वो समान होते हैं, लेकिन उनके समस्थानिक के रूप में भिन्न हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन मैं इसके समस्थानिक की बात करूं तो H1 का अपन बोलते हैं प्रोटियम, जिसके अंदर एक न्यूट्रॉनों की बात करूँ तो इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 0, प्रोटॉनों की बात करूँ तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसमें दूसरा समस्थानिक क्या है आपके H12। समस्थानिक उसे कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे अपन बोलते हैं समस्थानिक। यानी जिनका स्थान तो समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। H1 जिसका परमाणु भार है 2, तो उसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1, यानी A माइनस जेड करोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। वैसे भी A बराबर होता है आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको अपन न्यूट्रॉन बराबर A माइनस पी, ठीक है। यहाँ P क्या है आपका Z, यानी P की जगह मैं लिख सकता हूँ Z, यानी N बराबर निकालना है तो आपको A माइनस जेड कर सकते हो। Z क्यों किया मैंने, क्योंकि ये P बराबर किसके है, Z बराबर P, यानी P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ Z। यदि आप क्या करो A माइनस जेड करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। इसमें क्या है न्यूट्रॉन 1, यानी A माइनस जेड कर दिया तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। प्रोटॉन Z बराबर P, तो प्रोटॉन की संख्या 1। इलेक्ट्रॉन, किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसके होती हैं, प्रोटॉन के, तो 1 हो गई इसके अंदर। अब देखिए इसमें इसको कहा जाता है आपके ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसे अपन बोलते हैं ट्राइटियम। ये ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आप देखिए A माइनस जेड के लिए कितना आता है 2, प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी।
ये है 3 समस्थानिक, यानी हाइड्रोजन तत्वों के सभी परमाणु समान लेकिन समस्थानिक के रूप में भिन्न हो सकते हैं। इसमें देख लिया अपन ने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन बात करेंगे द्रव्य और तत्व, यौगिक और मिश्रण की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना भी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।